नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 175 लोगों को लेकर जा रहा है जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त। अब तक 28 लोगों की मौत की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। और मेलबर्न टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 369 रन। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 105 रन की बढ़त। दूसरी पारी में कंगारू टीम को लगे शुरुआती झटके। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू इस वक्त करवा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। अब तक 28 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 175 यात्रियों के अलावा 6 क्रू मेंबर सवार थे और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 28 लोगों के मौत की खबर है। रनवे पर फिसलते हुए 4 दीवारी से ये विमान टकरा गया और जिसके बाद ये हादसा हो गया। बैंकॉक से वापस आ रहा था ये विमान और इस दौरान ये एक हादसा हुआ। इसमें 28 लोगों के मौत की खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया की बात करें, यहाँ पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जिसमें अब तक 28 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान ये एक बड़ा हादसा हुआ है। तो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा। विमान में 175 यात्रियों के अलावा 6 क्रू मेंबर सवार थे और रनवे पर फिसलते हुए 4 दीवारी से विमान टकरा गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। विमान में 6 क्रू मेंबर सवार थे। बैंकॉक से वापस आ रहा था ये विमान और अब तक 28 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। दक्षिण कोरिया के समय की बात करें तो सुबह 9:07 पर यह हादसा हुआ और अब तक 28 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। जेजू एयरलाइन का यह विमान था। दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो किस तरह से यह हादसा हुआ, दृश्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आया है। विमान में लगभग 175 यात्री सवार थे और बेहद ही दर्दनाक ये हादसा। विमान में 6 क्रू मेंबर भी सवार थे और अब तक 28 लोगों के मौत की पुष्टि की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि विमान में सवार 28 लोगों की मौत हुई है। विमान रनवे से फिसलकर 4 दीवारी से टकराया और उसके बाद ये विभत्स हादसा हुआ। जेजू एयरलाइन का विमान था जो बैंकॉक से वापस आ रहा था। तो दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का ये विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो विमान में लगभग 175 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि इस विमान में 175 यात्री सवार थे और विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 28 लोगों के
मौत की पुष्टि की जा रही है। बताया जा रहा है कि 28 लोगों की मौत हुई है इस विभत्स हादसे में। विमान रनवे से फिसलकर चार दीवारी से टकराया और इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था, जिसमें से 28 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इस विमान में 175 यात्री के अलावा 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। ये यात्री विमान मुआन हवाई अड्डे पर रनवे पर फिसलते हुए चार दीवारी से टकराया। ये दुर्घटना सुबह 9:07 पर हुई, यानी कि दक्षिण कोरिया के समय की बात करें तो सुबह 9:07 का ये समय था जिस समय में ये एक बड़ा हादसा हुआ है। साउथ जेवला प्रांत में स्थित मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजधानी सियोल से 288 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां यह हादसा हुआ। ये विमान बैंकॉक से वापसी कर रहा था और लैंडिंग के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया। हालांकि अधिकारियों की बात करें तो दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल की भी जांच की जा रही है और बचाव कार्य भी जारी किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 175 यात्री सवार थे और इस हादसे में 28 लोग अपनी जान गंवा चुके। बताया जा रहा है कि विमान के लैंडिंग के दौरान ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वीडियो भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है किस तरह से लैंडिंग के दौरान ये विमान हादसे का शिकार हुआ। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का ये विमान जो लैंड कर रहा था और लैंडिंग के दौरान ही ये एक बड़ा हादसा हो गया। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से माफी मांगी है। हालांकि उन्होंने विमान हादसे के लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। 25 दिसंबर को बाकू से रूस जा रहा अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान के अक्ताउ के पास क्रैश हो गया था, जिसमें 38 यात्री मारे गए थे। क्रेमलिन सूत्रों के अनुसार पुतिन ने बुधवार को हुए घातक विमान हादसे के बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को फोन करके उनसे माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी और सच्ची संवेदना भी व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज इंदौर जिले के महू में छावनी में विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जन्मस्थली जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक को 2029 तक मुनाफे में लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री के सामने पूंजीगत व्यय की अपनी मांगें रखीं ताकि विभाग को मुनाफे में लाया जा सके। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लक्ष्य भारतीय डाक को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लागत को कम करने और ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से जारी व्यापार प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की कवायद को वित्त मंत्रालय से निवेश पाकर बहुत लाभ होगा। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ते जा रही है। अप्रैल में हुए लोकसभा 2024 और
4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने एक मतदाताओं का विस्तृत डेटा जारी किया है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इस डेटा में वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,57,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,19,50,734 थी, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 31,27,64,269 थी, जो लोकतंत्र में नारी शक्ति को दर्शाती है। यदि महिला मतदाता प्रतिशत की तुलना की जाए तो वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता का प्रतिशत 48.09% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थीं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 80 और तमिलनाडु में 77 महिला उम्मीदवार थी। इस बार कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ी। इधर दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना अब विवादों के घेरे में आ गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उपराज्यपाल ने इस योजना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया है। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1000 प्रतिमाह देने और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा पर जांच के आदेश दिए हैं। पत्र में एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मंडलीय आयुक्त के माध्यम से गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म संग्रह करने की जांच कराई जाए। साथ ही पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि फील्ड अधिकारियों के माध्यम से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लाभ देने के बहाने नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। एलजी कार्यालय ने शिकायत मिलने पर महिला सम्मान योजना के नाम पर फोन नंबर और पता इकट्ठा करने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच करने को कहा है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस और आप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने जहां दावा किया है कि महिला सम्मान योजना का कोई अस्तित्व नहीं है और आप पार्टी इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जांच के बहाने योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने 2 स्कीम के बारे में बताया जो स्कीम सरकार की तरफ से लागू ही नहीं की गई है, और उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डेटा कलेक्ट करने भी लग गए। गवर्नमेंट के ही विभाग ने, आतिशी जी के ही हेल्थ विभाग ने और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने क्लैरिफाई किया है कि ये स्कीम्स लागू नहीं है। उसमें प्राइवेट डिटेल्स ली जा रही है। आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगलाकर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवारों के घरों के पास पंजाब इंटेलिजेंस के अधिकारी देखे गए हैं। इसके साथ ही पंजाब से दिल्ली नकदी लाने की बात भी कही गई। एलजी ने इन आरोपों की जांच के लिए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक विज्ञापन के द्वारा ये जनता को बताया गया था कि जो कुछ भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से महिला सम्मान योजना को लेकर बताया जा रहा है वो भ्रामक है। उसके बाद से विपक्षी पार्टी इस योजना को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इधर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के कामों पर सख्त सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ये दिल्ली की द्वारका विधानसभा का वीडियो है। यहाँ पीने का पानी तो आता नहीं है, ऊपर से प्राइवेट टैंकर से पानी बेचने वालों का टैंकर भी टूटी सड़क में धंस गया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की क्या हालत बनाकर रखती है, एक बारिश सारे काम की पोल खोल देती है। इधर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय में हुए कथित यौन उत्पीड़न की घटना का निरीक्षण किया। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ साथ एफआईआर लीक मामले की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दिया है। तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में हुए यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में 23 दिसंबर को एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। शनिवार को इस मामले की मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम का गठन किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और विश्वविद्यालय की ओर से चूक हुई है। न्यायालय ने पीड़िता के व्यक्तिगत विवरण वाले एफआईआर के लीक होने को पुलिस की ओर से एक गंभीर चूक बताया। साथ ही कोर्ट ने राज्य को पीड़ित लड़की को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया और कहा कि जिसे उन लोगों से वसूला जा सकता है जो कर्तव्य में लापरवाही और एफआईआर लीक करने के लिए जिम्मेदार थे। अदालत ने पुलिस महानिदेशक को पीड़िता और उसके परिवार को अंतरिम सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि एसआईटी सही तरीके से जांच करेगी और दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल करेगी। इस मामले में भाजपा ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना विश्वविद्यालय में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े लगाए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो द्रमुक सरकार के हटने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। मामले में भाजपा ने आरोप लगाया है कि आरोपी डीएमके का पदाधिकारी है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने गुरुवार को ही आरोपी गणाशेखरन को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचार में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हनी भी उड़ी उड़ के चली फूलों के पास, आसमां के साथ चुन चुन के बनाया, क्या रस है मिलाया, प्योर और नेचुरल शहद है खास, इसमें है मिठास, इसमें है कुछ खास, आपके लिए प्यार MDH का उपहार, असली शहद का विश्वास, MDH हनी। MDH। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक प्रदेश का रुख कर रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है। इस दौरान NH पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए मंडी जिला पुलिस ने 63 जवानों को विशेष तौर पर तैनात किया है। ये जवान नाकेबंदी और पेट्रोलिंग के माध्यम से हर वाहन पर नजर रख रहे हैं।
मंडी और पंडोह के बीच में जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उनको देखते हुए यहाँ करीब 35 जिला के पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 नाका स्थापित किए गए हैं ज़िले के अंदर, एक सुंदरनगर के भवाना के पास 4 लेन के ऊपर और दूसरा मंडी और पंडोह के बीच में 9 मील में। तो ये नाका जो है यहाँ डे एंड नाइट ड्यूटी रहेगी और ये किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि, कोई हुड़दंगबाजी है तो उस पर ये नाका जो है नज़र रखेंगे। जवानों की शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, तो जो पेट्रोलिंग वाले हमारे मोटरसाइकिल हैं वो भी ड्यूटी पे जो है वो मुस्तैद हैं और ड्यूटी कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को कोई समस्या ना हो और किसी तरह का जाम ना लगने पाए। इधर बर्फबारी और नववर्ष के चलते पर्यटक लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नए साल पर सैलानियों के स्वागत में उत्तराखंड सरकार भी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड दुकान और स्थापना रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं राज्य में 5 दिन पहले ही नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, चक्राता, चोपता, कौसानी और औली जैसे स्थलों पर होटल और होम स्टे पैक हो चुके हैं। भारतीय सेना के 334 कर्मियों वाली टुकड़ी नेपाल में है। 18वीं बटालियन स्तर के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण में भाग लेने के लिए ये टुकड़ी नेपाल पहुंची है। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। ये एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जाएगा, जबकि नेपाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व श्रीजंग बटालियन द्वारा किया जाएगा। सूर्यकिरण अभ्यास का उद्देश्य जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। सूर्यकिरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मित्रता, विश्वास और साझा सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत बंधन को दर्शाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पैटेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के उन अमेरिकी, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्ष यान चार्जर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है। PSLV C60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। और प्रयागराज में होने वाले दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा समेत कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश सदन में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर जनरल सेवानिवृत्त VK सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां कर रही है।
और हिंदी सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गायकों ने मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गीतों के माध्यम से उन्हें याद किया। झारखंड उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करपगा विनायगम इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मोहम्मद रफ़ी एंड आइडिया ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, कला और संस्कृति, इतिहास और खेल जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही मोहम्मद रफ़ी की संगीत विरासत पर एक गीत भी जारी किया गया। He has got 4 qualities, Rafi. Respectable, authentic, faithful, impeccable Indian. That's called Rafi. Or respectable, A, authentic, F, faithful, and I, impeccable Indian. He proud himself, he made the India proud to be in the midst of entire world. They say that Vasudeva Kudumbakam, we are all one family, the entire world is one family. But he makes India to feel proud of it. और इधर खेल की खबर में मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 53 रन बना लिए हैं। सैम कॉस्टास 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 114 रन की पारी खेली। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की बढ़त हासिल हुई। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।